नमस्कार, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोविड संक्रमण हर दिन के साथ एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। मामले बढ़ रहे हैं और जरूरी है कि वैक्सीन लगवाने के साथ ही हम सावधानियों का पालन कर इससे संभल कर रहे। घर से बाहर और दफ्तर में काम करते वक्त मास्क जरूर पहने और हैंड और ओरल हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। आज के इस डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में हम बात करेंगे कोरोना से जुड़े महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर, जिनमें ऑब्स्टेट्रिक्स यानी महिला और उसकी संतान की गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोपरांत काल यानी कि पोस्ट डिलीवरी के दौरान की जाने वाली देखभाल आती हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं एम्स जोधपुर से प्रोफेसर और एचओडी ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रतिभा। हमारे साथ डॉक्टर अरुणा निगम हैं, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च से। हमारे साथ डॉक्टर अरुणा कालरा हैं, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। और हमारी फोन लाइन भी आपके लिए खुल चुकी है। अगले 1 घंटे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 011-233-87031। और इसी को मैं हिंदी में भी बता दूं अपने दर्शकों के लिए, 0112338731। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। और अगले 1 घंटे हमारी सहयोगी प्रीति भी हमारे साथ जुड़ रही हैं इस कार्यक्रम में। जी प्रीति। Thank you, Ritu. Yes, we welcome all our viewers to Doctor Speak, a special program we get for you every day, twice a day, to make sure all your doubts pertaining to COVID-19 are effectively dealt with. And today we are specifically talking about women issues, gynecological issues, and COVID. Today, as my co-anchor pointed out, we are joined in by an esteemed panel. We are joined in by the 3 doctors. To begin with, Dr. Pratibha Singh, when we talk of the manifestations of the virus this year, we know that it has been different in the sense that this time around we're seeing nausea, we're seeing vomiting, we're seeing loose motions, apart from severe cough, fever that was witnessed last year. Added to that, do we see some symptoms alike to the symptoms which are faced by women during their menstrual cycle to be also alike to the symptoms of COVID this time around? Yes, you're very right. We are seeing a lot of new symptoms also during this pandemic as compared to the last wave last year which we had. But fortunately, the symptoms in pregnancy, the symptoms in women are generally more or less same as in any other individual. So it can be the same with nausea, vomiting, fever, sore throat, headache, myalgia, body ache, and so on and so forth. So with pregnancy or with menstruation, symptoms of women and men are practically the same. So symptomatology does not differ much. So it's very important to identify these symptoms at the earliest so that adequate measures for further spread can be picked up. डॉक्टर अरुणा, जब हम बात करते हैं खासकर कोविड के इस दौरान में गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान भी रखने की जरूरत है और वो कौन सी चीजें हैं जो अगर सावधानियां नहीं बरती जाएंगी तो उनके लिए एक बड़ी समस्या हो सकता है? You are addressing Dr. Kalra और अरुणा निगम? ओह, डॉक्टर अरुणा निगम आपसे जी। ओके, सर ये बहुत ही जरूरी प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को प्रिकॉशंस वैसे ही लेने हैं जैसे कि रूटीन में सभी लोग लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम गर्भ के दौरान दवाओं को सीमित उसमें ही दे सकते हैं, इसलिए बेटर रहता है कि हम प्रिकॉशन करें। तो अगर हम शुरुआत से लें, अगर चालू करें, तो पहली बात यह है कि अस्पताल की विजिट्स का हम ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अस्पताल जाकर आप जरूर दिखाएं। तो गर्भवती महिलाओं से मैं केवल 4 का फॉर्मूला देना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, जैसे कि आपको डायबिटीज नहीं है, किडनी की बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, या कोई और क्रॉनिक इलनेस नहीं है, तो आपकी जब प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है तो आप उसके बाद, क्योंकि वो आप प्रेगनेंसी टेस्ट यूरिन के द्वारा जानकारी ले सकते हैं, तो फिर आप अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीनों में एक बार जाएं, वो भी 1-2 महीने के बाद जाएं। मतलब
कि आप तीसरे महीने के अंत तक जाए तो एक अल्ट्रासाउंड होता है और कुछ जरूरी खून पेशाब की जांचें होती हैं, वो करा ली जाती हैं। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट विजिट कब दें। तो नेक्स्ट विजिट के लिए आप बेहतर रहेगा कि 18वें हफ्ते के अराउंड आए, वो होता है करीब 5वां महीना। उस दौरान आपको टिटनेस का एक टीका भी लग जाएगा। आपके लिए एक जरूरी अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बच्चों की जो शिशु बन रहा है उसके विकार के बारे में जानकारी मिलती है। तो उस वक्त आप जाएं और उस वक्त टिटनेस का टीका भी लगवा लें। उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर और पल्स और आपके बच्चे की ग्रोथ भी मेजर हो जाएगी, तो इससे आपकी कम विजिट्स होंगी। फिर तीसरी आप करीब 28 हफ्ते के अराउंड जाएं, क्योंकि एक शुगर की जांच भारत में महिलाओं को शुगर की बीमारी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत होने की चांसेस रहते हैं, तो वो उस वक्त एक कराया जा सकता है। और साथ में खून पेशाब की जांचें, उस वक्त आपके बच्चे की वृद्धि का जांच भी डॉक्टर कर लेंगी। उसके बाद आप अगली विजिट जो है वो अराउंड 8.5 महीने 8 महीने के दौरान करें, जिस वक्त आपके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है, नहीं हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है, इसके बारे में डॉक्टर अरुणा डॉक्टर अरुणा, बस यहीं पे थोड़ा आपको रोकना चाहेंगे कि हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे उनका सवाल हम ले लेते हैं। दिनेश निगम है गाजियाबाद से। जी दिनेश, आप अपना सवाल पूछिए। मेरी एक वैक्सीन लग चुकी है 8 मार्च को जी। तो दूसरी वैक्सीन के लिए क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या 6 हफ्ते बाद खोली जा सकते हैं डायरेक्ट? आपको लग चुकी है या आपकी पत्नी को लग चुकी है? हम दोनों को लग चुकी है। उम्र कितनी है? क्या आप की पत्नी गर्भवती तो नहीं है? नहीं, वो 71, शी 71, आई एम 74। अच्छा ठीक है। आप अपने जी ये दिनेश जी का जी हाँ को वैक्सीन लगी थी 8 मार्च को। रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। उनका क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कोविशील्ड लगी थी कि कोवैक्सीन लगी? अगर कोवैक्सीन दिनेश जी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आपको पहली वैक्सीन लग चुकी है, दूसरे वैक्सीन के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शुक्रिया अपने सवाल के लिए। डॉक्टर कालरा, आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो गाइडलाइंस है उसमें यह कहा गया है कि आम महिलाओं की तुलना में गर्भवती महिलाओं के वायरस से संक्रमित होने का जोखिम ज्यादा है, और यह भी कहा गया कि संक्रमण के चलते प्रीमेच्योर बच्चों के जन्म का भी खतरा रहता है। क्या ऐसा है? ऐसा है कि गर्भावस्था में आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, तो आपको कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम लोग जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ही अच्छे से विटामिन्स, आयरन, मिनरल्स सब कुछ शुरू से ही देना शुरू कर देते हैं। हमारे हिसाब से अगर कोई भी गर्भवती महिला एंटीनेटल चेकअप करा रही है और अपने आप को बुक करा रखा है अस्पताल में और वहां से वो तमाम मल्टी विटामिन और आयरन की दवाइयां ले रही हैं, तो वो काफी हद तक प्रोटेक्टेड हैं। मगर जैसा कि कोई भी वायरस का इन्फेक्शन होगा, चाहे वो माइनर सा इन्फ्लुएंजा भी हो, वो फीवर कर आता है और बॉडी का कोर टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो बच्चा भी डिस्ट्रेस में चला जाता है और प्री टर्म लेबर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी हिसाब से बच्चे का ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि आपको बुखार है, क्योंकि आपको वायरल इन्फेक्शन है, आप खा नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो बच्चे के कमजोर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो प्री टर्म लेबर होना और कमजोर बच्चे होने के चांसेस उसी तरीके से बढ़ जाते हैं जैसे कि आपको प्रेगनेंसी में अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है या कोई और वायरल इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन आपको प्रेगनेंसी में ज्यादा ही तरीके से हद तक असर करता है। वही बात कि अगर आपने पूरी तरीके से अपने इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन प्रेगनेंसी में लगवाया है, डिप्थीरिया टेटनस का लगवाया है, डिप्थीरिया टेटनस पर्ट्यूसिस का लगाया है और आप सभी तरीके की मल्टीविटामिन ले रहे हैं, तो आप काफी हद तक सेफ हैं। 3 चीजों का ध्यान रखिए कि कोई भी तरीके का इन्फेक्शन, चाहे वो यूरिनरी इन्फेक्शन हो, वजाइनल इन्फेक्शन हो, डेंटल इन्फेक्शन हो, उनसे तो बचना ही है और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोकर कोविड से भी बचना है हमें। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर अरुणा निगम ने, कि आपको बहुत कम विजिट्स करनी है, जरूरी विजिट्स ही करनी है अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में से आप इन्फेक्शन ले जाएंगे जिसको कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। अस्पताल में भी तो कई लोग कोविड संक्रमित फैमिली से आए होते हैं और वहां से आप ले जाएंगे।
तो हाँ, जैसे कहा गया, WHO ने कहा कि आपको और आपके बच्चे को ज्यादा खतरा हो सकता है प्री टर्म लेबर का भी और बच्चे के कमजोर होने का भी। मगर अभी तक वायरस ने बच्चे की बनावट में कुछ गड़बड़ करी हो या बच्चे को पैदा होने के बाद कुछ वायरस की वजह से तकलीफ हुई हो, ऐसा देखा नहीं गया है अभी तक भी। और माँ को जैसे ही डिलीवरी करती है माँ, डिलीवर होने के बाद अपने बच्चे को पूरी प्रिवेंशन के साथ अपना दूध भी पिलाना जरूरी है, ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत बहुत जरूरी है। ये WHO की गाइडलाइंस है, क्योंकि वो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। All right, Dr. Arjuna Nigam, you had specifically said that the hospital visits have to be minimized. To what extent can a pregnant COVID patient take self-medication at home, and how safe is home care for a pregnant COVID patient? तो इसके लिए ये है, अगर कोविड हो रखा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसमें वैसे ही प्रिकॉशंस लेने हैं या वैसे ही ट्रीटमेंट लेना है जैसा कि नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट को लेना है। तो उसके लिए यही है कि घर में अगर आप अपने तापमान, टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखें, अपना हेल्दी डाइट लें, घर में मास्क पहन के रहें, और इसके अलावा यदि आपको हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है, यदि आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, आपका पल्स ऑक्सीमीटर में 93% से कम ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, तो अस्पताल में दिखाना जरूरी है। अदरवाइज आपको अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ही अस्पताल में कोई जाएगा उतना ही इन्फेक्शन दूसरे को देगा और दूसरे से खुद को भी लेगा। तो ये मॉनिटरिंग के जो तरीके हैं वो करें। उसके अलावा अगर आपको कभी भी दिक्कत होती है तो आप अस्पताल जा सकते हैं। जब आपको इन्फेक्शन होता है तो उसके पहले 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन 10 दिनों के दौरान अगर आपको तीव्र बुखार नहीं आता है या आपके सांस में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो जनरली ये देखा गया है कि उसके बाद नॉर्मल तरीके से आपका जो कीटाणु बॉडी का होता है वो अपने आप मरने लगता है। तो उसके बाद रिपीट टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आप चाहें तो 2 से 3 हफ्ते के बाद रूटीन में आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि जब प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोविड होगा तो आपको जाना भी कोविड हॉस्पिटल में ही पड़ेगा, क्योंकि नॉन कोविड जो ब्लॉक होते हैं या नॉन कोविड जहाँ पे मरीज देखे जाते हैं वहां पे आपको नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप ये घर में मॉनिटरिंग, टेम्परेचर, अपना पल्स ऑक्सीमीटर और अपनी ब्रेथलेसनेस, सांस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मॉनिटरिंग करें। आप बुखार के लिए पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें देखा गया अगर आप काम करते रहते हैं तो आपके शरीर की क्षमताएं कम हो जाती हैं। तो हेल्दी डाइट एंड रेस्ट, that is the most important thing which is needed, along with the monitoring of the temperature, SpO2 and the any respiratory problems. क्या डॉक्टर कालरा, क्या जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर कोई संक्रमित होता है कोरोना का और शुरुआती तौर पर वो होम आइसोलेशन में रह सकता है, अपनी देखभाल कर सकता है, क्या यही गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसी तरह की गाइडलाइंस हैं कि वो घर पे रह के आराम करें, अच्छा डाइट लें, एक्सरसाइज करें, या एडवांस प्रेगनेंसी जो है उसमें ज्यादा सतर्क रहने की आपको जरूरत है अगर आप संक्रमित होते हैं तो? तो मेरा मानना है, और बहुत सारे मरीज जो आजकल आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आई वुड से कि 60% लोग जो प्रेगनेंसी में है वो क्योंकि उनकी फैमिली में पॉजिटिव कोविड केसेस हैं, उन्हें भी इन्फेक्शन हो रहा है। मगर सबसे बड़ी बात जो आपने पूछी कि क्या उनको भी वही प्रिकॉशंस लेने हैं या कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो हम लोग ये मानते हैं, हम लोग उन्हें पहले से ही बहुत अच्छे से विटामिन दे रहे हैं, उनका हीमोग्लोबिन अच्छा है और बी कॉम्प्लेक्स वगैरह उन्हें चल रहे होते हैं, तो उनका हेल्थ स्टेटस काफी अच्छा होता है, पहली बात। और क्या क्या चीजें उन्हें करनी है, अगर वो नहीं ले रहे हैं तो बी कॉम्प्लेक्स लेना शुरू करें, विटामिन सी लेना शुरू करें और कैल्शियम और विटामिन डी लेना शुरू करें। इसके अलावा क्रोसिन या पैरासीटामोल का टैबलेट अगर आपको फीवर हो रहा है तो आप हर 6 घंटे पर ले सकते हैं, और कोर टेम्परेचर को, बॉडी कोर टेम्परेचर को कम करके रखना है, वो सेफ है, उससे आपको या आपके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। स्टीम इनहेलेशन इन लोगों को प्रिवेंशन के तौर पर बताया जाता है, बीटाडिन मिंट गागल करना है, या बीटाडिन गागल करें या वैसे सॉल्ट वाटर, वार्म वाटर गागल करें, लेमन वाटर गागल करें,
और ज़्यादा विटामिन सी और वाले फ्रूट्स खाएं, कीवी है, आंवला है या लेमन है। हल्दी का दूध पिए। इतना करना किसी भी के लिए, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक ऑलमोस्ट 85 to 90% लोगों को सिम्टम हुए और कुछ खास सीरियसनेस नहीं होता है। जबकि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है, उसी वक्त हम कोई एंटीबायोटिक शुरू करते हैं या हमें कोई और एंटीवायरल शुरू करने की ज़रूरत पड़ती है। अब बहुत हद तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत कम परसेंटेज है जिनका कि ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो गया या खांसी की बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई और नहीं लंग्स में सैचुरेशन जा पा रहा, उन्हीं लोगों को फिर हमें अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है और ऑक्सीजन देना पड़ता है। और उसके बाद भी नहीं होता, तब हम एंटीवायरल उन्हें देते हैं। उस केस में कई बार हमें बच्चा भी डिलीवर करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने की वजह से बच्चे को कोई खतरा ना हो, तो हम बच्चे को डिलीवर करा लेते हैं। पोस्ट डिलीवरी भी, क्योंकि प्रेगनेंसी भी हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म उसमें भी हाइपर स्टेट में ज्यादा होता है, तो उस स्टेज में भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोविड रिकवरी में किसी को क्लॉट ना बन जाए या एम्बोलिज्म ना बन जाए, जो कि लंग्स में, हार्ट में या ब्रेन में ना चला जाए। तो इन सब चीजों का जो हमें बहुत ध्यान रखना होता है, वो पोस्ट कोविड रिकवरी स्टेज में भी। जी डॉक्टर कालरा, पोस्ट डिलीवरी में किस तरह से कोविड संक्रमित अगर होती हैं महिलाएं तो कैसे ध्यान रखें, उस पर बात करेंगे। उससे पहले अपने कॉलर को हम ले लेते हैं। बसंत है मध्य प्रदेश से। जी बसंत, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा था कि मेरी बच्ची 18 साल 19 साल की है, तो इनको अभी पिछले 2-4 दिन से सर्दी जुकाम बुखार आ रहा है जी। तो इनको वैक्सीनेशन कितने दिन बाद किया जा सकता है? ओके, तो अभी तो उन्हें सर्दी जुकाम बुखार है। हर एक सर्दी जुकाम बुखार को हम कोविड नहीं मानते हैं। बहुत वायरल इलनेस भी है, आजकल चेंजिंग सीजन है तो वो भी हो सकता है। कुछ दिन देखते हैं बुखार कैसा है, बहुत हाई स्पाइक तो नहीं चल रहा है, खांसी कैसी है, जुकाम कैसा है। अगर कोई भी वायरल इलनेस है वो थोड़े दिन में अपने आप ही रिकवर हो जाता है। और वायरल इलनेस के लिए हमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं होती है। तो पैरासिटामोल लेना और अच्छे से पानी पीना, गर्म पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेट करके रखना। उन्हें अच्छे से पानी, जूस, सूप, ये सब कुछ पिलाइए, हाइड्रेट करके रखिए। खांसी है तो उसका सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कराइए, बुखार है तो उसके लिए पैरासिटामोल दीजिए। और अगर ऐसा लगता है कि वो नहीं ठीक हो रहा है या सिम्टम कोविड जैसे लॉस ऑफ स्मेल है या और ज्यादा तकलीफ हो रही है खांसी में और कोविड का टेस्ट भी पॉजिटिव आया है, तब फिर हम थोड़े दिनों तक वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे। हमें रिकवर करने देना चाहिए और उसके 6 हफ्ते के बाद ही, 6 हफ्ते से 2 महीने बाद ही फिर हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए, और वो तब भी जब वो 18 साल से ऊपर हैं। जी डॉक्टर। Yeah, Preeti, you can ask. All right, Dr. Yes, Dr. Pratibha Singh, we're getting to the question on one of our social media platforms. Is it safe for a woman, for a girl who is above 18 years of age and who is going through a monthly menstrual cycle to get herself vaccinated, or does she need to wait? As far as the vaccination is concerned, there is no relationship of vaccine to the menstrual cycle. So a lady can take the vaccination any time during menstruation. However, there is one precaution which needs to be taken by the married women. That is, if she is planning her pregnancy or if she thinks that she might be pregnant, which is that is specifically for those women who are having irregular cycles. So in those women, we have to be careful that we generally do not prefer giving this vaccine in the first trimester. As it is, this vaccine has been there for a very short period of time. So what happens is we do not have adequate data as for today regarding the safety of this vaccine in the first trimester of pregnancy. So if the lady is not pregnant, she can take the vaccine anytime, irrespective of the menstrual cycle. Even during the menstrual cycle, she can take the vaccine. However, if she is pregnant, then it is better to avoid. Whenever we give this vaccination during pregnancy, we always weigh the benefits versus harm that is applicable for any drugs which we give during pregnancy.
So if a pregnant woman also wants to take this vaccination, she needs to weigh all her benefits, all her harms to it. She can talk to her healthcare provider for that matter. And if she thinks specifically like a woman who's working in a hospital and she is pregnant, if she wants to take this vaccination, she can take. But as far as the data are concerned, in India we have the Covishield and Covaxin. This for these two vaccines, the government of India still says that we do not have enough data and this vaccination should not be given during pregnancy. प्रीति, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, सेतु रेड्डी हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं। जी रेड्डी साहब, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम, मेरे मिसेस बच्चा जो है ना, बच्चे को दूध पिला रही है, 1 साल का बच्चा है, तो उसको लगा सकते हैं मिसेस को वैक्सीन? जी बिल्कुल वैक्सीन लगा सकते हैं। इनफैक्ट जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं, बच्चा 1 साल का हो गया, अगर वो वैक्सीन लगाती हैं तो वैक्सीन से एंटीबॉडीज बनती हैं माँ के शरीर में, और ये एंटीबॉडीज दूध के थ्रू बच्चे को भी जाती हैं, जो कुछ हद तक प्रोटेक्शन करती हैं। तो दूध पिलाने के साथ में ये वैक्सीन बिल्कुल लगवा सकते हैं, और बिल्कुल लगवानी भी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल माँ को बल्कि बच्चे को भी इससे प्रोटेक्शन मिल रहा है, और जो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। पर इसके साथ ही जब भी हम वैक्सीन की बात करते हैं, हमें ये साथ में नहीं भूलना चाहिए कि कोविड से रिलेटेड बाकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जैसे कि मास्क है, हैंड हाइजीन है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उन सारी चीजों का भी पालन करना उतना ही जरूरी है। तो बिल्कुल ये जाएं और वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। जी डॉक्टर कालरा, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बिल्कुल भी इस बारे में एक तरह से कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, वो एकदम सुरक्षित हैं और उन्हें जरूर वैक्सीन के लिए जाना चाहिए, लगवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल स्तनपान कराने वाली महिलाओं को वैक्सीन भी लगवाना है और ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू करनी है, चाहे वो कोविड पॉजिटिव भी है। उस वक्त भी उन्हें मास्क पहनकर, अपनी ब्रेस्ट को अच्छे से साबुन से धोकर, अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोकर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। उससे उसकी एंटीबॉडीज बढ़ेंगी, उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ेगी, ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो ये सारी चीजें बच्चे को हमें ब्रेस्ट फीडिंग से बिल्कुल भी करानी बहुत जरूरी है, उसको नहीं छुड़वाना चाहिए जस्ट बिकॉज मदर इज कोविड पॉजिटिव इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे डॉक्टर प्रतिभा ने कहा कि वैक्सीन भी लगानी है, बिकॉज वैक्सीन लगाने के बाद कोविड संक्रमण का असर कम हो जाता है और हर एक माँ को वैक्सीन लगानी चाहिए। अब बच्चा इन यूट्रस के अंदर नहीं है तो बाहर ब्रेस्ट मिल्क से बहुत ज्यादा कोई खतरा नहीं होगा वैक्सीन लगवाने का। इनफैक्ट जैसे उन्होंने कहा कि एंटीबॉडीज बनेगी तो वो उसको फायदा ही करेंगी, चाहे ये टेस्टेड नहीं है। फिर भी इस तरीके की वैक्सीन जो बनी है पहले इन्फ्लुएंजा की, वो उन वैक्सीन की जो हमने पुरानी रिसर्च देखी उससे कोई नुकसान होने का अंदेशा नहीं है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग। जी डॉक्टर निगम, हमने देखा गर्भवती महिलाएं जिनका पहला बच्चा होता है, एक उत्साह भी होता है, लेकिन गर्भवती होने के बाद कई तरह की एक तरह से आशंकाएं, डर भी रहता है जब तक कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे देती हैं। लेकिन हमने उन्हें भी देखा है जो दूसरे बच्चे की माँ होने वाली होती है, उनकी एक अलग किस्म की चिंताएं होती हैं। ऐसे में अगर वो कोरोना संक्रमित हो जाती हैं तो किस तरह के मानसिक दबाव में रहती हैं, कैसे उससे निकलें, क्या घर परिवार का रोल उसमें हो सकता है, क्योंकि वो जिस मानसिक एक तरह से परेशानियों से, उस सोच विचार से जिससे वो गुजर रही हैं। सही आपने प्रश्न किया है, क्योंकि आजकल जितना कोरोना की लहर आई हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, तो हर व्यक्ति एक तरीके से डरा सहमा हुआ है कि क्या करें, अगर मुझे इन्फेक्शन हो गया तो क्या करें। तो ये सबसे ज़रूरी है, अगर उसका दूसरा शिशु है, दूसरी बार वो गर्भवती हुई हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है और वैसे भी रिक्वेस्ट है कि घर में भी आपको प्रिकॉशन लेना है, आपको मास्क पहनना है, हैंड हाइजीन करना है, डिस्टेंसिंग करनी है। अब बच्चे को दूर रखना, यदि आपका शिशु बहुत छोटा है तो बहुत मुश्किल होता है। उस स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि घर परिवार के जो बाकी लोग हैं वो आपका सपोर्ट करें और उस बच्चे का ध्यान रखें, क्योंकि छोटे बच्चे में अभी हमने इन्फेक्शंस देखे हैं जो बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये कोरोना किस करवट लेगा, क्योंकि जैसे पिछले लहर में हमने वृद्ध लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन पाया था और उनमें मॉर्टेलिटी हो रही थी। इस बार थोड़े यंग लोगों में हो रही है, इसलिए हम उनमें भी हमने वैक्सीनेशन चालू कर दिया, तो हमें नहीं मालूम। तो जो एक प्रिकॉशन होता है कि मास्क पहनना है, डिस्टेंसिंग करनी है,
डिस्टेंसिंग करनी है, हैंड हाइजीन करना है, वो तो हमें करना ही करना है। हाँ। दूसरी बात ये है कि जब भी हमारा महिला गर्भवती होती है तो बड़ा एक 7वें 8वें महीने में एक फंक्शन किया जाता है, या बच्चा जब शिशु का जन्म होता है तो एक 6ठे दिन, एक 12वें दिन एक फंक्शन किया जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे यही रहेगा कि प्लीज ये सारे जो फंक्शंस होते हैं उनका मत करें, क्योंकि उसमें अगेन 10 से 15-20 लोग आप बुलाएंगे जो कि मिनिमम कहे गए, लेकिन वो 20 लोगों में भी कौन संक्रमित है हमें नहीं मालूम। अगर आपको इन्फेक्शन, आपके बच्चे को आपसे इन्फेक्शन नहीं जा रहा तो वो उन लोगों से जा सकता है, और हर घर परिवार में वृद्ध लोग, बच्चे और जवान सभी कोई है। तो इस वक्त सबसे जरूरी है कि हम अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों बिल्कुल से डॉक्टर बचें, निगम, अच्छा इन खाना तमाम खाकर सावधानियों rest को करें। बरतना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गई हैं, रेनू है जी। रेनू, आप अपना सवाल पूछिए। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम मेरा एक सवाल था कि वैक्सीन जो 18+ की अब अवेलेबल हो गई है, तो मैम ये पूछना है कि पीरियड्स के दौरान या उसके आगे पीछे कुछ डिस्टेंस रखना है क्या वैक्सीन मेरे लगवाने के ख्याल लिए? से इसका जवाब मिल चुका है कि पीरियड्स के दौरान कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी दिन अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। उस पीरियड से इस वैक्सीनेशन का कोई संबंध नहीं, चाहे आपका पहला दिन हो, 5वां दिन हो, 14वां दिन हो, कोई भी दिन हो, आप अपनी वैक्सीन की डोजेस आराम से बिना शंका के लगवा सकते हैं। Dr. Kaura, when we talk of the mental well-being of a pregnant woman, it is very important for her to remain positive through her pregnancy. That would give positive vibes to the unborn child as well. But the circumstances in which we are living today, how important is it for a woman, a pregnant woman, to maintain her mental health at home? What would be the tips which you would give, and also any light exercises which pregnant women can do at home to comfort themselves? Any comfort foods they can, resort to when they're feeling low, or when they are feeling overwhelmed or anxious? Okay, so yes, this is a very, very relevant question, and we are meeting every day when pregnant females are coming and they are really stressed. One thing they are stressed about their baby, which is unborn inside the womb. Another thing is they are stressed whether they would be able to go for normal vaginal delivery, or whether it would be cesarean, or if I come positive during around that time term, around my expected date of delivery, if I'm positive, whether my husband or my birthing partner will be with me or not, because in COVID positive wards, we are not allowing any attendant. So all these things are coming into their mind, and most important thing, as a obstetrician, as a very, very near person to them, every visit when they come, it is our duty to do psychological counseling to them. They are doing, most of them are doing work from home, and they are most of the time on screen, and they are switching between their work and news channels. The first thing would be, we would ask them to please do not go through news channels. You have to pursue some hobbies. After every hour, you have to get up, go to balcony, take fresh air, or just lie down in your lateral position, give your baby a little rest, close your eyes, do Vajrasana after every meal, for good digestion of food. Do sit in butterfly position and do breathe in, breathe out exercises for your lungs and for your pelvic muscles. Inside the house itself, either in balcony or in your room, you should be walking 30 minutes in the morning and again 30 minutes in the evening. Cat camel exercise is very, very important, in which you are kind of prone but not on your tummy. So that cat camel exercise gives your back a little strength. It is extension exercise for back, and it gives your lungs also good tidal volume, and baby also moves nicely in this position. So as in non-pregnant people, we are telling prone position would be better for their breathing. Same way we are telling in pregnant females that cat camel exercise is important. So Vajrasana, butterfly, simple walking, cat camel exercises are very important exercises for them. Pursuing some kind of hobby, reading books, or nowadays people, because they do not have household help, so they can go and make cooking. They have side hobby or something. They can cook healthy meals. They can cook nice amount of soups, porridge,
we say that you should be having all 60% of your diet should include fruits and vegetables. So you can make lots of salads or soups and fruit creams or other things. Like have healthy diet is one thing. So psychological support by obstetrician, by family members is very, very important. You should not let them think that in utero baby is at risk. We have not come across any case in which baby is at risk or baby has contracted COVID virus during pregnancy. If you are maintaining a healthy lifestyle like your mental exercise, reading good books, watching good channels or serials, not following news unnecessarily, and maintaining a healthy exercise routine with multivitamins would go a long way. So I think you should not be worried if you are having good antenatal checkups every time, you are vaccinated properly, and you are keeping a positive attitude towards your delivery. And I'm telling you that even if you're COVID positive, we are there for you for your delivery. You can go for normal vaginal delivery. Do not worry at all. You would be having a healthy baby and you would be able to breastfeed your baby. बिल्कुल डॉक्टर कालरा, जिस तरह से आप तीनों डॉक्टर्स एक तरह से तमाम गर्भवती महिलाओं का हौसला बढ़ा रही हैं, आज जिन बातों को आपने साझा किया, जो बातें आप रख रही हैं उनके सामने। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं पुणे से। जी सर, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार, मैं संदीप बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, मैं 1 महीना पहले पॉजिटिव था, तो अभी मैं ठीक हूँ। अभी क्या मुझे वैक्सीन लेनी चाहिए अभी, या 2 महीने के बाद, या 3 महीने के बाद? कोई डॉक्टर बोल रहा है अभी मत लीजिए, कोई बोलता है 2 महीने के बाद लीजिए। ये एक सवाल है। दूसरी सवाल ये है कि मेरी वाइफ जो है उनका HB जो लेवल है वो 7 है, तो क्या वो वैक्सीन ले सकती है या? ओके या डॉक्टर कालरा। ओके, सो यस, अगर आप संक्रमित हो चुके हैं कोविड से तो उसकी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में बन रही हैं। आप 1 महीना और वेट कर लीजिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो वो आपको एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगी आपकी वैक्सीन। 2 महीने का टाइम दे दीजिए जब से आप संक्रमित हुए हैं तब से। और दूसरा सवाल ये कि आपकी वाइफ का हीमोग्लोबिन 7 है, तो उससे वैक्सीन लगवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको वैक्सीन लगवाइए। ऑलरेडी उनकी इम्यूनिटी कम है, उनको साथ साथ आप आयरन और बीकसूल और विटामिन सी के कैप्सूल भी दीजिए। और उनका हीमोग्लोबिन का कारण, क्यों उनका हीमोग्लोबिन कम है, क्या उनके पेट में कीड़े हैं, क्या उनको थैलेसीमिया है, क्या वो उनका अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा, क्या उनको आंतों से खून आता है, किस वजह से उनका हीमोग्लोबिन 7 हो गया, या मेंसेस उनको ज्यादा आती है और उसको हम ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। कारण ढूंढिए कि किस वजह से उनका हीमोग्लोबिन कम है, आयरन की वजह से कम है, या फॉलिक एसिड या विटामिन B12, क्या डेफिशिएंसी है उनको, वो पता लगाइए, कारण को भी बंद करिए और सप्लीमेंट भी दीजिए, और साथ साथ कोविड का वैक्सीन जो है वो भी उन्हें लगाइए, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक है, उनको तो और भी ज्यादा जरूरत है इस वैक्सीन की। जी, all right, Dr. Pratibha, what special care has to be taken to women who have given birth to newborn babies during the COVID pandemic? What special care for the mother and the child have to be is to be given? Well, if the mother is pregnant, if she is healthy, if she is not has contacted the infection, the routine care during delivery, during pregnancy, and after delivery remains the same. However, if she is COVID positive and then she has delivered, now the question is, lots of relatives and other family members will not be able to come near her. Secondly, it will be difficult for her to feed the baby. Thirdly, she has to take care of herself as well. So what is important for her is that she needs to take good care of herself. Her fever needs to be down. She needs to put a mask properly in the proper way all the time, specifically if she is feeding the baby. And next thing is the hand hygiene. She has to properly, whenever she is handling the baby, she has to keep the baby, whenever she is handling the baby, she has to keep her mask on, she has to wash her hands, and she needs to bring the baby close to her only when she is feeding, specifically if she is actively infected. At that time, she needs to keep the baby with her only when she is feeding. At other times, the other members of the family can take care of the baby.
Many people say that the baby can be kept in the same room, specifically at a corner in the room, if the mother is actively infected. If there is facility, the baby can be kept at other room with other family members also. Generally, even in the postnatal period, if she is taking a good diet, she is following hand hygiene, she is wearing mask, baby is not going to suffer any problems. As far as she herself is concerned, if her temperature is taken care of, if her diet is taken care of, if she is following all the measures, COVID appropriate behavior which is mentioned, if she is following that, the risk to the baby is significantly less. Similarly, the baby will be well taken care of by the family members. We expect that once she has become positive, her infectivity significantly decreases by 10 to 14 days. So by that time, her infection is taken care of. After that, she can feed her baby well. But however, keeping a mask with her at least for the next 2 to 3 weeks would be a good option, since in some cases we see that the infectivity may be there even up to 3 to 4 weeks. Most of the time it does subside after 10 to 14 days, but yes, since the infectivity can be there for a little longer period of the time as well. So all COVID appropriate behavior, that is hand hygiene and mask, needs to be followed by her. And if the baby is temporarily separated for a short duration of time from her, generally the baby is not going to suffer any problem. She can continue the breastfeeding, she can continue to take care of the baby after her acute infection is subsided. So there should not be any problems to her with it. However, we still need to monitor her temperature. We need to monitor her if she is feeling any difficulty in breathing, if she is feeling extreme weakness, or if the fever is not subsiding. That is an indication that probably she is having residual lung problems, and that needs to be measured by checking her by the pulse oximetry, checking her oxygen saturation. So that will guide her about her further treatment. In most of the women, what we see is that even during the postnatal period, even if she has acquired the infection recently, the delivery does not cause as much of problem. Taking care of the baby after delivery also does not cause as much of problem. So all these things can be very well taken care of. There are very minority number of women, specifically those one who have got certain high risk factors in her, like she is very obese or she's got uncontrolled diabetes or certain other high risk factors. Only in those group of women we find that this COVID infection becomes a little more serious, it becomes a little more severe. So in those group of women specifically, we need to check for her saturation more frequently. She needs to be hospitalized maybe for a little longer time. And the moment she is all right, that means that symptomatically she is better, her saturation is better, she can even go home, isolate herself in home, but still she can continue to feed her baby. जी डॉक्टर प्रतिभा, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, हिमांशु हैं पटना से। जी हिमांशु जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, ये मेरी पत्नी 3 महीने की गर्भवती है, तो वो वैक्सीन ले सकती है या नहीं? देखिए, जो हमारे भारत में जो वैक्सीन आई है कोविशील्ड और कोवैक्सिन, ये पिछले 3-4 महीने से आई है। अभी तक प्रेगनेंसी के बारे में हमारे में के पास इसके लिए बहुत ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। 3 महीने अगर हो चुके हैं, अगर उनको लगता है कि उनको रिस्क इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा है, जैसे कि मान लीजिए उनको डायबिटीज है या उनको पहले भी कई प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, जैसे किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, या वो हॉस्पिटल में कहीं काम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में शायद जिस तरह का पैंडेमिक इस वक्त हो रहा है उस समय में ले लेना बेहतर है। अभी तक इस वैक्सीन की वजह से बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं देखा गया, स्पेशली जो गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसके ऊपर कोई असर नहीं देखा गया है। और इनफैक्ट इस टाइम अगर प्रेगनेंसी के टाइम में वो वैक्सीन ले लेते हैं, और स्पेशली जब इनके 3 महीने पूरे हो चुके हैं, तो ये वैक्सीन ले लेते हैं तो अपने आप को इन्फेक्शन से बचाते हैं, जो अपने आप में बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन जब होता है, जनरली जितनी नॉर्मल गर्भवती जो महिलाएं नहीं है उनके जितना ही होता है, और कभी कभी ये इन्फेक्शन काफी सीवियर भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर होगा अगर ये ले सकती हैं वैक्सीन तो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और बिल्कुल ले लें। डॉक्टर कालरा, हमारे पास सोशल मीडिया पे कई इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि अगर कोई वायरस से ग्रस्त है गर्भवती महिला, क्या गर्भस्थ शिशु पर उसका किस तरह का असर होता है, क्या असर होगा? ओके, तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आपको कोविड हो गया है और कोविड पॉजिटिव सिम्टम्स आ रहे हैं आपको, तो आज तक अभी तक हमने, जब से कोविड वेव आई है, ये पेंडेमिक शुरू हुई है, अभी तक भी हमने कोविड वायरस की वजह से
वूम में बच्चे को या इन यूट्रो बच्चे को कोई भी वायरल तकलीफें या कोई बनावटी तौर से खराबी होना या कोई कंजेनाइटल अबनॉर्मैलिटी होना, ऐसा कोई भी अभी तक केस नहीं आया है। तो आज तक अगर ऐसा कोई केस नहीं आया है और बहुत डिलीवरी हुई है, तो आप एश्योर हो जाएं कि कोविड वायरस से संक्रमण के बाद भी बच्चा जो पल रहा है आपके मुंह में, उसको अभी तक किसी भी गर्भवती महिला के बच्चे को कोई भी तकलीफ का जिक्र नहीं हुआ है कहीं भी वर्ल्ड वाइड। ओके, ऐसा नहीं है कि हाँ, फीवर से, जैसे हमने पहले भी कहा कि कोई भी वायरल इलनेस होती है तो प्री टर्म लेबर होने का या फीवर बहुत ज्यादा बॉडी टेम्परेचर हो तो बच्चे को थोड़ा डिस्ट्रेस होने का हो सकता है, नॉट वायरस पर से बट वायरल इलनेस के सिम्टम्स से प्री टर्म लेबर या बच्चे में ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन के का कारण वो बन सकता है। डॉक्टर निगम, extension to this question itself, does that mean that pregnant women who are infected with COVID do not give birth to premature babies? You say that because they are COVID positive or they have contracted infection, whether they are giving birth to preterm babies? Yes. What is it? Does that lead to birth of premature babies? Yeah, same. If we get any kind of infection during pregnancy, chances that uterus starts contracting and it leads to preterm labor pains are really high. And same way, if we have any kind of infection, because we have fever, myalgia, and all those infection symptoms, one thing is it in itself it can cause preterm labor. Another thing is it can decrease amniotic fluid, it can decrease blood flow to the baby, and baby might not grow that well, and chances that there are growth restriction are high, and all those features can lead to preterm labor and premature birth of the baby. डॉक्टर निगम, क्या इस कोरोना के इस दौर में क्या प्रसव के लिए कौन सा तरीका सुरक्षित होगा? दोनों तरीके सुरक्षित हैं और बेहतर यही रहेगा कि हम किसी भी नॉन ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन के लिए सिजेरियन ना करें। दैट मीन्स कि नॉर्मल तरीके से जो प्रसव होता है हमें उसी को अपनाना चाहिए। वेजाइनल डिलीवरी इज द बेस्ट डिलीवरी विच शुड बी ट्राइड अनलेस अनटिल हमारा कोई ऑब्स्टेटिक इंडिकेशन ना हो, जैसे उसकी नीचे के रस्ते की हड्डी छोटी है या माल प्रेजेंटेशन है। उन कंडीशंस में हम कहते हैं कि जो रूटीन तरीके से कि आपका प्रसव नहीं हो सकता, आपका सिजेरियन करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई कोविड से इन्फेक्शन ये इंडिकेशन नहीं है कि आपका सिजेरियन करा जाए, और नॉर्मल तरीके से अगर आपकी डिलीवरी होती है तो रिकवरी भी उतनी ही जल्दी होती है। दूसरी बात मैंने अभी ये कहना चाहूँगी, क्योंकि पिछले प्रश्न में मैं कुछ ऐड करना चाहती थी। हमारे यहाँ भी 200-250 कोविड की डिलीवरी हो चुकी है, एंड एज सच कुछ पेपर्स में ही आया है प्री टर्म लेबर के लिए। एज सच बहुत ज़्यादा इंसिडेंस नहीं है प्री टर्म लेबर का। इसमें जो होता है वो तभी होता है जबकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो ही एक इंड्यूसिंग एजेंट होता है जिसके कारण प्रसव के दर जल्दी आ जाते हैं। अदरवाइज प्री टर्म लेबर भी इतना ज़्यादा नहीं देखा गया है। एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन की जो बात आ रही है, तो उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पहले 3 महीने में हमें वैक्सीनेशन नहीं लगना चाहिए, ये बेहतर रहेगा, क्योंकि वी डोंट नो टेराटोजेनिक इफेक्ट। बट स्टिल हमारी फॉक्सी जो नेशनल संस्था है उसकी भी गाइडलाइंस आ गई हैं, और इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप सब में मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी इरेगुलर पीरियड्स के दौरान वैक्सीनेशन ले लेते हैं लोग, और ले भी लेना चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर उस दौरान आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो ये मत घबराइएगा कि मेरे बच्चे में कोई ना कोई विकार हो जाएगा इसलिए मैं अबॉर्शन या एमटीपी कराने जाऊंगी। नहीं, ऐसा आपको कोई भी कदम नहीं उठाना है। पहले 3 महीने में भी अगर आपको इंजेक्शन लग गया है तो प्लीज ये एमटीपी का इंडिकेशन नहीं बनता है, क्योंकि अभी तक एक भी केस रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है जिसमें वैक्सीनेशन के लगने के बाद बच्चे में कोई भी प्रकार का विकार आया हो, या कोविड का इन्फेक्शन आपको प्रेगनेंसी के दौरान आया है, हो गया है तो कोई विकार आया हो। तो प्लीज ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से, वैक्सीनेशन कराना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे नॉर्मल इंसान को जब कोविड हो जाता है और आजकल जो
ट्रिपल म्यूटेंट है जो ज़्यादा इन्फेक्टिव है, उससे ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक वे करते हुए हमें वैक्सीनेशन करा लेना ही बेहतर है। डॉक्टर निगम, बहुत ही अहम बात आपने की है, क्योंकि शायद इस तरह का सवाल कोई कॉलर फोन करके ना पूछ सके, लेकिन उस पर जिस एक तरह से जिस विश्वास के साथ आपने इस बात को रखा है कि अगर किसी ने वैक्सीन लगवा लिया है और बाद में पता चलता है उस महिला को कि वो प्रेग्नेंट है, तो उससे उसे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कालरा, इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के सामने तमाम महिलाएं लेके इस दौर में पहुंच रही होंगी, तो हम चाहेंगे कुछ ऐसी जानकारियां आप साझा करें हमारे साथ जो महिलाओं के लिए, सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए ही नहीं, पोस्ट डिलीवरी महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं की गायनेकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे संबंधित हो। ओके, सो अभी तो सब लोगों ने इस तरीके से कर दिया है कि अपनी हेल्थ को साइड पर रखकर और हम लोग अस्पताल ना जाएं क्योंकि कोविड है, तो बहुत सारी गायनी केसेस, जैसे आपने कहा, लोगों ने बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या किसी को फाइब्रॉइड है, या किसी को पॉलिप है, या किसी को मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग हो रही है, और वो लोग नहीं जा रहे हैं अस्पताल ये सोच के कि कोविड हो जाएगा। मुझे यहाँ पर ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लग रही है बताना कि और सारी बीमारियां कोविड एक इन्फ्लुएंजा वायरस की जैसा है, जो कि हाँ बहुत खतरनाक हो सकता है। ज्यादातर मोर देन 85% लोगों में ये सिवियर सिम्टम नहीं देता है। आप सारी प्रिकॉशन लेते हुए, अगर आपको कोई और तकलीफ हो रही है जो कि गायनी से रिलेटेड है, पोस्ट मेनोपॉजल हो चुकी है, आपको महीना आए हुए 1 साल से ज्यादा बंद हो गया है और आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो ये खतरे का कारण हो सकता है, उसे आप दिखाइए। या जैसे अभी एक कॉलर ने हमसे कहा कि उनकी वाइफ का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम हो गया है, ये क्या कारण है? क्यों किसी एक औरत का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम हो गया? क्या उसको मेंसेस ज्यादा आता है? क्या उसको फाइब्रॉइड्स हो गए हैं? तो ऐसा क्या कारण है कि वो 7 ग्राम हीमोग्लोबिन लेकर घर पर बैठी है और ट्रीट नहीं करा रही है? ये सारी चीजें, चाहे वो बच्चादानी का कैंसर हो, या आपने अपना रूटीन पैप स्मीयर 3 साल से ज्यादा हो गए हैं नहीं कराया है, या आपको आपकी छाती और ब्रेस्ट में कोई लंप दिख रहा है और आप सिर्फ इस वजह से नहीं जा रही हैं अस्पताल कि आपको कोविड ना हो जाए, तो ऐसा मत करिए और किसी बीमारी को सीरियस मत होने दीजिए और जाके प्लीज हॉस्पिटल में दिखाइए। और जैसा डॉक्टर निगम ने अभी कहा कि अगर हमें वैक्सीन लग गया गलती से, तो उसको अबॉर्शन का इंडिकेशन वो बिल्कुल भी नहीं है। या फिर अगर हम प्रेग्नेंट हैं और 9वां महीना हमारा आ गया, तो आप तुरंत ये कहिए कि हमें सिजेरियन कर दीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोविड का और ज्यादा केसेस बढ़ जाएं। और हम चाहते हैं कि जैसे ही हम 36 या 37 वीक्स हो गए, अब बस हमें डिलीवर करा दीजिए। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस अगर नहीं है तो आप सिजेरियन ही कर दीजिए। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि कोविड के सिम्टम आते ही घर परिवार हस्बैंड सब, अभी तो इनको 2-4 ही सिम्टम आए हैं, थोड़ा सा ही फीवर है, ज्यादा सीरियस नहीं है, बच्चा निकाल दीजिए पहले उनको। अगर आपको सिम्टम नहीं भी है, अगर कोई भी इंटरवेंशन की जाएगी, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, खतरा ज्यादा भी बढ़ सकता है, ऑक्सीजन की चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो 10-15 दिन का टाइम दीजिए डिलीवरी को। अगर अभी बहुत टाइम है, आपकी एक्सपेक्टेड डेट 2-3 हफ्ते बाद है, तो तुरंत जैसे ही किसी को सिम्टम शुरू हुआ पहले डिलीवरी करा दी जाए। ऐसा नहीं करना है। 10-15 दिन में जब सिम्टम ठीक हो जाएंगे, जो कि 100 में से 80-85 लोगों को खत्म हो जाते हैं, शी वुड बी इन गुड हेल्थ। वन थिंग, शी वुड बी इन गुड हेल्थ। सेकेंड थिंग, शी वुड बी कोविड नेगेटिव। तो आप उसके बर्थिंग पार्टनर की जैसे, अगर वो 10 घंटे या 24 घंटे लेबर में रहती है तो आप उसके पास रह पाएंगे, बनिस्बत की कोविड पॉजिटिव होकर वो अकेले लेबर पेन लें। और जैसा कि डॉक्टर निगम ने कहा, सिजेरियन बिल्कुल कराने के लिए दौड़ा भागी नहीं करनी है कि कोविड हो गया तो सिजेरियन करा के बच्चे को निकाल दे। नहीं, सिजेरियन तभी किया जाएगा जब कोई सिजेरियन का इंडिकेशन होगा, बच्चा उल्टा है या बच्चे को डिस्ट्रेस हो रहा है या माँ को हाई ब्लड प्रेशर या कोई और तकलीफ है, जो कि एक वैलिड रीजन होना चाहिए सिजेरियन करने का। तो गायनी तकलीफ है अपनी, चाहे वो ब्रेस्ट से रिलेटेड हो, बच्चादानी की ब्लीडिंग हो, कोई भी तकलीफ को आप बैक उस पर मत रखिए। उसके लिए आप तुरंत अस्पताल जाइए, प्रिकॉशन लेकर जाइए, क्योंकि वो आगे बढ़ सकती है। 1 साल तो हमें कोविड को हो गया, अभी और बढ़ ही रहा है। हमने बहुत मरीज ऐसे देखे जो कि 1-1 साल से उस तकलीफ को लेके बैठे हुए हैं और वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चाहे वो फाइब्रॉइड हो या कोई और तकलीफ हो, मेनोपॉजल ब्लीडिंग। वो मेरी आप लोगों से गुजारिश है
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि और सारी बीपी किसी का बढ़ता जा रहा है, शुगर किसी की बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो लोग चेकअप कराने ही नहीं आ रहे। ऑनलाइन कंसल्ट सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, प्लीज आप ऑनलाइन कंसल्ट करिए और इन चीजों को लेकर मत बैठिए। ये चीजें ज्यादा खतरनाक है, कोविड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। तो अपना चेकअप पेंडिंग मत करिए और उसको प्लीज टाइम से कराइए। जी डॉक्टर प्रतिभा, जी डॉक्टर निगम कुछ जोड़ना चाहती हैं। जी कहिए डॉक्टर निगम। मैं कहना चाहती हूँ, बीच में ही हस्तक्षेप कर रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ समय बहुत कम बचा है, तो मैं 2 मिनट लूंगी केवल। जी बताइए। मैं एक इंडियन सोसाइटी ऑफ कैंसर की मेंबर भी हूँ और पिछले 1-1.5 साल में मैंने ये महसूस किया है कि कैंसर की जो एक प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं उसके लिए महिलाओं का नहीं हो पा रही, और जिसके कारण जब मैं कैंसर के मरीजों को ज्यादा स्थिति में स्टेज में देखती हूँ तो बहुत खराब लगता है, क्योंकि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर एक ऐसा है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्क्रीनिंग के द्वारा, पैप्समियर के द्वारा, एस्ट्रिक एसिड लगा के एक जांच होती है उसके द्वारा। तो मैं कुछ सिम्टम्स बता रही हूँ, अगर आपको ये है तो कृपया कृपया प्लीज आप अस्पताल जाके जरूर दिखाएं। यौन संबंध के बाद अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको जैसे मैडम डॉक्टर कालरा ने कहा, अगर पोस्ट मीनोपॉजल माहवारी बंद होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, या आपको नीचे के रास्ते से बदबूदार पानी आ रहा है, आपका वजन बहुत ज्यादा गिर रहा है, पेट में सूजन आ रही है, या छाती में कोई प्रकार के चेंजेस मिल रहे हैं आपके ब्रेस्ट में, तो प्लीज कृपया करके आप अस्पताल जरूर दिखाने जाएं। क्योंकि पिछले 1 साल में मैंने ये देखा है कि जो लेडीज हैं वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में आ रही हैं, जिसमें रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के अलावा कोई इलाज नहीं उपलब्ध है। और भारतवर्ष में बच्चेदानी के मुंह से मरने वाले जो लेडीज हैं, 7 मिनट में 1 महिला उससे मरती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें। मैं हाथ जोड़ के आपसे इसके लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल डॉक्टर निगम, डॉक्टर कालरा, आपने जिन बातों को रखा है और महिलाओं को एक तरह से शिक्षित किया है आज यहाँ पर कि वो अपनी इन तमाम समस्याओं को दरकिरार न करें, इसको जाके जरूर दिखाएं, क्योंकि कोविड कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, ये समस्याएं ज्यादा भयावह उनके लिए हो जाएंगी। डॉक्टर कालरा, जाने से पहले सिर्फ एक सवाल, अगर कोई कैंसर पेशेंट है, मान ले 20-25 साल हो चुके हैं, 2 या 3 सर्जरी हो चुकी है, कोविड पॉजिटिव हुई और फिर उसके बाद उनका डी डाइमर अगर बढ़ा हुआ है, तो क्या इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ज्यादा खतरनाक हो सकता है या किनको दिखाने की जरूरत? देखिए, अगर वो कैंसर, जैसे आपने कहा कि उन्हें कैंसर हो चुका है, उनकी सर्जरी भी हो चुकी है और कीमो रेडियो ले चुकी हैं, तो कोई वो थेरेपी नहीं हुई है उनका सवाल ये है कि उनको कोई थेरेपी नहीं हुई है, सिर्फ सर्जरी बड़ी इनिशियल स्टेज पे हो चुकी हैं, हो गई थी, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर। जी ओके, सो डी डाइमर जैसी चीजें तो बहुत इनसिग्निफिकेंट मार्कर्स होती हैं, चाहे कोविड का एरा चल रहा है या नहीं चल रहा है। जब उनकी सर्जरी हुई तो उनके डॉक्टर ने उनको कुछ स्क्रीनिंग बाद में भी बताई होगी कि हर 6 महीने बाद इनका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए या वॉल्ट का स्मीयर होना चाहिए, या जो भी ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। और जो ब्रेस्ट के कैंसर मार्कर होते हैं जैसे ब्रेका जीन है या और कैंसर मार्कर्स हैं, वो जो उनके उस वक्त हुए थे उसके हिसाब से उनकी प्रोग्नोसिस डिसाइड होती है और उनके हिसाब से उनका आगे का कैंसर दोबारा तो नहीं, रिकरेंट तो नहीं हो रहा, रिकरेंस तो नहीं बढ़ रही, वो होता है। तो वो एक डॉक्टर आपको पूरा चार्ट बना के देते हैं, चाहे वो 3 महीने इनिशियली, उसके बाद 6 महीने का हो, वो वैसे ही चलेगा। उससे कोविड है या नहीं है उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये सीआरपी, डी डाइमर, ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट टाइप के मार्कर्स होते हैं, इस पर डिपेंडेंट नहीं होता है हमारा कैंसर का प्रोग्नोसिस या उसका रिकरेंस का स्टेटस। ओके डॉक्टर प्रतिभा, अंत में आपसे लास्ट कमेंट, आप कुछ अगर जोड़ना चाहें। तो यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं में बहुत सी बीमारियां होती हैं, कोविड से अपने आप को बचाव करना बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल सही है, पर इसके अलावा जो बाकी बीमारियां हैं उसको अवॉइड नहीं की जा सकती हैं। अस्पताल जब भी जाएं अपने डॉक्टर से फोन पे बात कर लें ताकि वहां पे भीड़ ना हो, इसका ध्यान रखें। और आजकल सारे अस्पतालों में ज्यादातर डॉक्टर साथ में टेलीफोन पे भी कंसल्टेशन दे रहे हैं, तो पहले उनको
फोन पे बात करके जाएं ताकि आपकी बीमारी का भी इलाज हो सके और जी। साथ ही साथ उनकी क्लिनिक पे, उनके हॉस्पिटल में भी एक साथ बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, ताकि आपको भी इन्फेक्शन से और उन सबको भी इन्फेक्शन से बचाया जा सके। बिल्कुल इसका डॉक्टर ध्यान कालरा, डॉक्टर निगम, डॉक्टर प्रतिभा, आप तीनों ने ही आज जिस तरह से तमाम उन समस्याओं की बात की जिसके कॉलर्स हमें जरूर नहीं मिले हैं, महिलाओं ने सवाल नहीं पूछे लेकिन तमाम महिलाओं के ये सवाल होंगे जिनके जवाब आपने दिए हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही डॉक्टर्स का हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और प्रीति आपका भी शुक्रिया घर से इस कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग करने के लिए, शुक्रिया। डॉक्टर स्पीक में आज बस इतना ही। कल मिलेंगे एक और नए विषय के साथ जिस पर जानकारियां आपकी बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ कोविड से जुड़े अपने तमाम सवालों के साथ आप हमारे साथ फिर जुड़ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।